गलत है तुम लोगों की शक्ल। एनटीएस को असेंबली में आने से रोका हुआ पता है? गो करप्शन, गो करप्शन, गो। आसिफ जरदारी मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी की डकैती के खिलाफ मैं एहतजाजन अपना इस्तीफा पेश करके आया हूँ फ्लोर ऑफ द हाउस पे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, जमहूरी निज़ाम में एक मौसर और मजबूत हिज़्ब इख्तिलाफ इंतहाई अहम होती है। जिस कानून साजी को अपोजिशन अवाम दुश्मन कहे, लेकिन अगर वही कानून हुक्मरान आसानी से मंजूर करवा लें तो ऐसी अपोजिशन का अवाम को कोई फायदा नहीं होता। सिंध असेंबली में गुज़िश्ता रोज से जारी अपोजिशन की हंगामाराई आज भी जारी रही। सिंध असेंबली में बिस्तर और चारपाई लाने वाले जिन 8 अराकीन पर स्पीकर की तरफ से ऐवान में दाखिले पर पाबंदी लगाई गई थी, अपोजिशन ने इस पाबंदी को आज हवा में उड़ा दिया। असेंबली के बाहर इन अराकीन का धूमधाम से इस्तकबाल किया गया। जमहूरियत का जनाजा निकालने वालों के लिए ढोल बाजे बजाए गए। इन अराकीन ने इस पाबंदी के खिलाफ दाखिली दरवाजे पर धरना दे दिया और अपोजिशन लीडर के हमरा असेंबली में जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश की। कुछ अराकीन तो गेट पर चढ़ गए और मेन गेट पर लगा ताला तोड़ने की कोशिश की गई। यहां तक कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने सिंध असेंबली की रुकनीत से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। कौमी असेंबली में भी अपोजिशन की जानिब से जिस बजट को गरीब दुश्मन कहा गया, जिस बजट को IMF का बजट करार दिया गया, जिस बजट के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बनने का दावा किया गया था, आज वही बजट हुकूमत ने मंजूर करवा लिया, लेकिन अपोजिशन कुछ ना कर पाई। बजट के हक में 172 वोट आए, लेकिन अपोजिशन अपने दावों के बरक्स ऐवान से गैर हाजिर रही। पीपल्स पार्टी के 54 अराकीन और उनके कायदीन तो ऐवान में मौजूद थे, लेकिन अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून के 14 अराकीन गायब थे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा था कि अपोजिशन मिलकर बजट के हवाले से हुकूमत को टफ टाइम देगी, लेकिन आज फाइनेंस बिल जब मंजूर हुआ तो वो खुद ही ऐवान से गायब थे। ये तमाम सूरत हाल साफ तौर पर जाहिर कर रही है कि अवाम के हकूक के दिफा के लिए अपोजिशन कितनी संजीदा है। शहबाज शरीफ की गैर मौजूदगी पर बिलावल भुट्टो भी शिकवा कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी इस बजट को मंजूर करवाने के लिए मुस्लिम लीग नून को जिम्मेदार करार दे रही है। अपोजिशन लीडर की गैर मौजूदगी और नून लीग के अराकीन के ऐवान में गैर हाजिरी पर हुकूमती तर्जुमान कह रहे हैं कि हिज़्ब इख्तिलाफ के खोखले नारों पर अब उनके अराकीन भी यकीन नहीं करते। क्या बार बार बड़े दावे करने वाली मजबूत अपोजिशन अब कमजोर हो चुकी है? क्या ऐवान में हुल्लड़बाजी, जुमलेबाजी और हंगामाराई के अलावा अपोजिशन का कोई किरदार नहीं रहा और आज कसरत राय से बजट मंजूर होने के बाद हुकूमत के सामने कोई रुकावट नहीं रही और अपोजिशन सिर्फ कागजी अपोजिशन बनकर रह गई है? इन तमाम सवाल ढूंढने की कोशिश करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर एजाज चौधरी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून से अताउल्लाह तारड़ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर पलविशा खान साहिबा हमारे साथ आज मौजूद हैं। आज इस सिलसिले में बिलावल भुट्टो साहब ने भी अपने शिकवे का इजहार किया और जब शहबाज शरीफ साहब नहीं थे ऐवान के अंदर, तो बिलावल भुट्टो साहब ने इस सिलसिले में आज मीडिया से क्या गुफ्तगू की है, सुनिएगा जरा। जी, ये शिकायत है कि कुछ MNAs आज नहीं थे कुछ जमातों से और ये एक बुरा मैसेज भेजता है, पाकिस्तान को बुरा मैसेज जाता है और बेहतर होता अगर पूरा तादाद में मौजूद होते। अपोजिशन, इफेक्टिव अपोजिशन तब कर सकती है जब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ साहब इस्लामाबाद में और पार्लियामान में मौजूद हो। अब बिलावल भुट्टो साहब की आपने बात सुनी। पलविशा साहिबा, एतराज क्यों किया जा रहा है ऑपोजिशन के हवाले से कि जी शहबाज शरीफ साहब वहां नहीं थे, मुस्लिम लीग नून के लोग पूरे नहीं थे? आप लोगों ने पूछा इनसे कि क्या हुआ है? जी शुक्रिया मंसूर। ये तो मुझे इल्म नहीं कि पूछा है या नहीं पूछा, क्योंकि मैं वहां मौजूद नहीं थी, लेकिन बात यह है कि एक बड़ी कॉन्स्पिक्यूअस एब्सेंस थी और उस एब्सेंस की वजह से जाहिर है जो एक तादाद होती हमारी और उनकी करीब करीब होती और मेरे ख्याल में 1-2 लोगों का ही फ़र्क था। लेकिन आपको शायद मैं याद हो या ना हो, याद दहानी करा दूं कि इस बजट से बहुत पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में की जनाब चेयरमैन साहब ने, और उन्होंने कहा बिलावल साहब ने कि मैं किसी भी शर्त के बगैर
किसी भी बात के बगैर अपनी सारी सपोर्ट लीडर ऑफ ऑपोजिशन को जो है वो प्लेज करता हूं कि वो इस बजट पे जिस तरह चाहें, जैसे चाहें, बगैर किसी शर्त, किसी चूर चरा के हम उनके साथ खड़े हैं। और आपको याद होगा एक वो था खाना जिसपे सबको बुलाया गया, बाद में उस पर बदमजगी हुई, उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। लिहाजा लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो शहबाज शरीफ साहब हैं, हमें इल्म नहीं वो कहाँ थे, लेकिन जाहिर है आज के दिन उनका होने से फर्क पड़ता, उनके होने से एक जो है आवाज में इजाफा होता ऑपोजिशन की, और उनके होने से अवाम को एक बड़ा सपोर्ट का मैसेज जाता। लिहाजा ये तो ताड़र साहब बताएंगे वो क्यों नहीं थे और इनके वो कौन से मेंबर्स हैं जो नहीं थे। हमारे शायद 2 मेंबर्स कम थे जो जिनको शायद कोरोना हुआ है, उसके अलावा हमारे कायदीन तो असेंबली में मौजूद थे। और बजट तो चलें पास हो गया, इस बजट के पास होने के नतीजे में कोई ऐसी रिलीफ तो है नहीं जो अवाम को मिलेगी, और जो नज़र आ रहे हैं संकेत वो तो यही हैं कि बहुत एक तूफानी लहर आने वाली है, इन्फ्लेशन होने वाली है और महंगाई की लहर आ रही है। मैं उस पे आता हूं, लिहाजा वो तो एक और इशू है, लेकिन जाहिर है एक मैसेजिंग जो है वो बेहतर हो सकती थी। मैं इस बात पे आपसे एग्री करती हूं। अताउल्लाह ताहिर साहब, आज इस सिलसिले में मैं इसमें दिखाना चाहूंगा नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मुर्तज़ा वहाब साहब ने ट्वीट किए है इस बजट के हवाले से। जरा दिखाइए जी स्क्रीन के ऊपर, मुर्तज़ा वहाब साहब क्या फरमा रहे हैं अपनी इस ट्वीट के अंदर। Murtaza Wahab Sahab, today PMLN got the federal budget 2021-2022 passed from the National Assembly. Good job bringing inqilab. Murtaza Wahab साहब का ये कहना है। शहबाज गिल साहब का दिखाएं जी, शहबाज गिल साहब क्या फरमा रहे हैं इस मामले के ऊपर जी, दिखाइए। शहबाज गिल साहब ने भी इसी तरह मुस्लिम लीग नून का मजाक उड़ाया। अल्लाह का शुक्र है बजट कसरत राय से मंजूर हो गया, वो जो कहते थे मंजूर नहीं होने देंगे, आज बजट के हवाले से वो वहां पे मौजूद नहीं थे। और इसके साथ साथ उन्होंने ऑपोजिशन लीडर के हवाले से कहा कि जी तलाश गुमशुदा अगर आपको मिले तो मरियम सफदर या मरियम औरंगजेब को इस सिलसिले में इतला की जाए। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कह रहे हैं। ताहिर साहब, सारा का सारा प्रेशर जो है वो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर है कि वो आज नहीं आए और आपके लोग जो हैं वो आज कौमी असेंबली में कम थे। व्हाट हैपेंड सर? मैं तो हैरान हूं मंसूर साहब, एक अजीब बेखबरी का आलम है कि कल जब लीडर ऑफ अपोजिशन लाहौर से निकले और मोटरवे पे उनको इतला दी गई कि उनके तायाजाद भाई और उनके हमजुल्फ फौत हो गए हैं, जिनसे उनका पूरी उम्र का बहुत करीबी ताल्लुक रहा है, और फैमिली में शहबाज साहब बड़े हैं अब इस वक्त, और उनका जनाजे पे, कुलों पे और वहाँ पे जो लोग ताज़ियत के लिए आ रहे हैं वहाँ होना ज़रूरी है। तो मैं तो हैरानगी है इस बात पे कि तमाम अखबारों में ये खबर छपी, तमाम टीवी चैनल्स पे ये चली, तो पीपीपी के मीडिया सेल का सख्त नोटिस लेना चाहिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, और एक आधे बंदे को सैक भी करना चाहिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अभी तक कंडोलेंस क्यों नहीं किया। यानी शहबाज शरीफ साहब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकरीर के लिए रुक सकते हैं। जब वो इस्लामाबाद में थे उन्होंने अपना एक नाइट विजिट अपना जो था इस्लामाबाद का वो एक्सटेंड किया कि वो बिलावल साहब की स्पीच सुन सकें। तो मैं हैरान हूं कि कुछ इंसानी तकाजे भी होते हैं, मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन जरूर होंगे मगर इंसान भी तो है ना जी। तो मुझे तो बड़ा अफसोस है और बड़ा दुख है, और मैं एज अ पॉलिटिशियन आज समझता हूं कि ये बड़ी बदकिस्मती है कि आप अगर किसी के गम में, किसी के दुख में शरीक नहीं हो सकते तो आप उसके लिए 2 हमदर्दी के कलमात भी नहीं कह सकते। यानी मतलब ऑलरेडी शहबाज साहब की बेगम जो हैं वो बाहर हैं, उनकी सगी बहन का खावंद फौत हुआ, तायाजाद भाई था उनका, और शफी फैमिली बहुत करीब है शरीफ फैमिली के, ये 7 फैमिली जो मियां शरीफ के भाई थे दे आर क्लोजेस्ट। अच्छा, तो मुझे तो शर्म आ रही इधर बैठे हुए, मैं और कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ताहिर साहब चले वो ऑब्वियसली आपका शायद ये जो शिकवा है वो शायद जायज हो, लेकिन सर बाकी भी लोग आपके जो थे वो नंबर्स आपके कम थे। अगर शहबाज शरीफ साहब खुद नहीं आ सकते थे, लेकिन आपकी पार्टी के बाकी लोग क्यों एब्सेंट थे? जी 6 लोग लीव पे थे जी, उसमें वो नाम मेरे पास हैं सारे, उनके 2-3 लोग हमारे बीमार थे उसमें, और 6 लोग वोटिंग के वक्त वो ऐवान में मौजूद नहीं थे। तो ये 12 लोग इन टोटल एब्सेंट थे। वो बिल्कुल जो लीव ऑफ एब्सेंस है उसके अलावा उन 6 लोगों को जरूर मौजूद होना चाहिए था, मगर इसका इल्जाम शहबाज शरीफ साहब पे धर देना और कहना कि जी वो क्योंकि खुद नहीं आया, पता नहीं क्यों नहीं आए। ऑल द सिंपैथीज एंड कंडोलेंसेस विद हिम, लेकिन ये हकीकत है कि अगर ये नंबर कम हुए हैं
और आप इस मौके के ऊपर अगर अपने अपने MNAs को जो है वो लीव दे रहे हैं और उनको जाने की इजाजत दे रहे हैं, तो फिर ये लैक ऑफ प्लानिंग तो है ना फिर आप लोगों की साइड से? नहीं, देखिए, जो 6 लोग आने के बावजूद ऐवान में नहीं थे, वो बिल्कुल सख्ती से नोटिस पार्टी को लेना चाहिए और बाज पुर्स करनी चाहिए। बट जो 6 लोग वैसे लीव ऑफ एब्सेंस थी, उनकी जेन्युइन मजबूरियां थी जिसकी वजह से वो नहीं आ सके। और मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल उन 6 का बिल्कुल पार्टी नोटिस लेगी भी और लेना भी चाहिए। जरा नाम शेयर करेंगे वो सर, कौन से 6 हैं जो बगैर इजाजत के गए? जरा नाम बता देंगे जी। चौधरी आबिद रजा साहब नहीं थे जी ऐवान में। अच्छा। शेख रोहिल असगर साहब नहीं थे। नजीबुद्दीन अवैसी साहब नहीं थे जी। और इसके अलावा 1-2 और नाम है, तो ये टोटल 6 हैं। आलमदाद लालिका साहब नहीं थे जी, 4 हो गए, और 2 और इसके अलावा हैं जी। तो ये 6 लोग उस वक्त ऐवान में मौजूद नहीं थे जिस वक्त वोटिंग। ठीक है, चले मैं आता हूं उसके ऊपर। एजाज चौधरी साहब, ये बताइए कि कल सर प्राइम मिनिस्टर जो है वो स्पीच करने जा रहे हैं और खबरें आई हैं कि स्पीकर जो हैं वो अपोजिशन के रहनुमाओं से, अपोजिशन पार्टी से ये दरख्वास्त कर रहे हैं और उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं कि कल किसी किस्म की हुल्लड़बाजी, नारेबाजी जो है उनकी तकरीर के दौरान ना की जाए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सर ये इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर भी अपोजिशन से रब्ता करेगी इस सिलसिले में कि जी किसी किस्म का शोर शराबा कल ना हो कौमी असम्बली में? जी बहुत शुक्रिया मंसूर भाई। पहली गुजारिश तो यह है कि आज बजट 172 के मुकाबले में 138 अरकान से बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से पास हो गया है। इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और पूरी कौम को मैं मुबारकबाद देता हूँ और वज़ीर आज़म और कौमी असम्बली के अरकान को भी मुबारकबाद देता हूँ। और मैं ये अर्ज़ करूँगा कि मुझे ताउल्ला तारड़ की बात से इत्तफ़ाक़ है, किसी के घर अगर गम हो तो उसका यानी ख्याल रखना चाहिए। अलबत्ता उनकी अपनी पार्टी के अरकान नहीं आए तो वो उन्होंने बता दिया है कि उसका वो नोटिस ले रहे हैं। ठीक है, आपने जो बात की है, मैं समझता हूँ कि आज ही से मैं इस राय का हूँ कि अपोजिशन के साथ हर सतह पे, बल्कि आला तरीन सतह पे रब्ता कायम करके तो इस रवायत को शुरू कर लिया जाए और माजी को किसी तरह दफन अगर हम कर सकें तो बातचीत एक दूसरे की अगर सुनना शुरू हो जाए तो मेरा ख्याल है ये अच्छी रवायत कायम होगी। किसी तरह से भी हो जाए, अपोजिशन की तरफ से हो जाए, हमारी पार्टी हुकूमती पार्टी की तरफ से हो जाए, मैं तो समझता हूँ कि ये जो एक दूसरे के ऊपर हूटिंग या आवाज़ें कसना है, इसकी भी एक हद है। हमने सुना है, पार्लिमानी रवायात भी देखी हैं, दुनिया भर में भी देखी हैं, लेकिन देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ लिमिटेशन टू दिस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर चीज़ जो है। लेकिन चौधरी साहब, ये जो कुछ सिंध असेंबली में हो रहा है सर, ये आपकी पार्टी की तरफ से जो कुछ सिंध असेंबली में हो रहा है, जिस तरह कल वहाँ पे एक चारपाई लाई गई और जनाजा पढ़ाने की कोशिश की गई, आपके ख्याल में वो सब कुछ ठीक हो रहा है? नहीं, अगर मैं जितनी गुफ्तगू कर चुका हूँ मंसूर भाई, अगर मैं उसे ठीक कहता तो मेरा ख्याल है कि मेरी गुफ्तगू का अंदाज और तरीका मुख्तलिफ होता। ठीक है, ठीक, इसलिए किसी वाक़े का जिक्र किए बगैर मैंने एक इब्तदाई बात की है और फिर बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो नेशनल सिक्योरिटी के हैं, उस पर तो हम सब यानी हमें पूरी तरह इत्तफाक राय कायम करना चाहिए। दुश्मन बहुत सर पे चढ़ा हुआ है हमारे, यानी आप समझ सकते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर हालात तेज़ी के साथ बिगड़ रहे हैं। भारत हमेशा की तरह हमारा दुश्मन है और इंट्रीग कर रहा है और 5th जनरेशन वॉर जो है उसके भी असरात हमारे ऊपर आ रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि जितनी जिम्मेदारी का सबूत हम देंगे उतनी जिम्मेदारी की तवक्को। चौधरी साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हलीम आदिल शेख साहब जो अपोजिशन लीडर हैं, आपकी पार्टी के रहनुमा हैं, आखिर उनको किसी ने इजाजत तो दी है ना ये सब कुछ करने की, जो कुछ वो पिछले 2 दिन से हो रहा है सिंध असेंबली में? अच्छा, मैं नहीं चाहता था कि आप इस तफसील के अंदर जाएं, लेकिन आपको मालूम है कि वहां पर 8 अरकान को वहां से पार्लियामेंट से निकाल दिया गया है। फिर वहां पर जो हमारे साबिक अपोजिशन लीडर हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, जो वहां पे सिंध असेंबली में यानी हुकूमती बेंचेस की तरफ से किया गया, उन्होंने एहतजाजन इस्तीफा दे दिया। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि ये कोई ऐसी हेल्दी बात तो है नहीं, इसलिए हर तरफ से इसका तदारुक होना चाहिए और रुक जाना चाहिए लोगों को, ताकि यानी मेरी राय हमेशा से यही रही है और मैं कोई जलती तेल का काम करने का आदी नहीं हूँ। इसलिए मैं समझता हूँ कि अपना रिस्ट्रेन होना चाहिए, वरना
कमोबेश एक जैसे रवैया है, और हमारे भाई और हमारे साथी भी उसका जिक्र करते रहते हैं। मेरी जगह कोई और बैठा होता तो अब तक 10 बातें आपको सुना चुका होता कि इसने ये किया और उसने वो किया। मैं इसको दूसरे पहलू से लेना चाहता हूँ और आइंदा के लिए बेहतरी की तवक्को रखता हूँ, इसलिए कि अपोजिशन चूँकि खुद मुंतशिर है, उनका अपना कोई यानी मनफी ख्वाहिशात के अलावा उनका कोई एजेंडा नहीं है। यानी वो ये समझने की बजाय कि ये बजट जो है इसके असरात बेहतर होंगे, वो अभी से कह रहे हैं कि जिसके नतीजे में एक तूफान आ जाएगा। मैं समझता हूँ कि ऐसी सूरत हाल नहीं होगी। ये बड़ी देर के बाद कोई ऐसा बजट आया है कि जो आम आदमी को फोकस करता है। ठीक, जाहिर है एक लंबे अरसे से हम भी सियासत के अंदर हैं और इस चीज़ों को देखते रहते हैं, और हमारी जितनी लिमिटेशंस हैं फाइनेंसेस के हवाले से और जो बैन अवी इशूज़ हमारे साथ अटैच हैं, ये आम आदमी के लिए कोविड की मुसलसल कोई 15-16 महीने की इस यानी कैफियत के बावजूद ये बेहतरीन बजट इस वक्त हो सकता था, वही पेश किया गया। ठीक है सर, मैं नाज़रीन मैं एक ब्रेक चाहूँगा, लेकिन जो बात एजाज चौधरी साहब फरमा रहे हैं वो सिंध असेंबली के हवाले से, या वहाँ पे फिरदौस शमीन नकवी साहब ने जो है आज अपना इस्तीफे का ऐलान कर दिया, और उसकी वजह ये है कि वो कहते हैं कि हमें काम नहीं करने दिया जाता। मुख्तलिफ जो कमेटीज़ बनी हुई हैं सिंध असेंबली की, उसके अंदर अपोजिशन के रहनुमाओं को शामिल नहीं किया जाता। अपोजिशन लीडर जो है वो बजट की बहस के अंदर अपनी तकरीर तक नहीं कर सके। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर इसकी जिम्मेदारी आती है, क्योंकि हाउस की मेजॉरिटी इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब एहतजाज की बात करती है तो फिर अपोजिशन के इस एहतजाज पर भी फिर कान धरने की जरूरत है। इस पर मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ऑपोजिशन के रवैये के हवाले से बात हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शदीद एहतजाज किया है 2 दिन सिंध असेंबली के अंदर, और अब कल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कौमी असेंबली के अंदर खिताब करने जा रहे हैं। पलविशा साहिबा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि सिंध असेंबली में जो कुछ हो रहा है, आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सही रवैया है सिंध असेंबली के अंदर स्पीकर साहब का? देखिए मंसूर, मैं सिंध असेंबली की मेंबर नहीं हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि जाहिर है किसी भी ऐवान में उसका अपना एक तकद्दस होता है। उसके अंदर चारपाई ला के जनाजा पढ़ाना, उससे क्या मतलब कौम की या सिंध के अवाम की या जो कॉन्स्टिट्यूंसी को वो रिप्रेजेंट करते हैं उसकी क्या खिदमत हो जाएगी। या फिर जो आज मैं देख रही थी अभी आपके शो से थोड़ी देर पहले, सिंध असेंबली के गेट को पाँव से उन्होंने जो है वो मारा है, ने जूते मारे हैं, गेट के ऊपर चढ़ गए हैं। मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही तहज़ीक उस ऐवान की है जहाँ लोगों ने आपको भेजा है। अब बात यह है कि आपने एहतजाज कराना है, आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी हो रही है, तो जैसे एहतजाज होता है असेंबली के अंदर भी होता है, असेंबली के बाहर भी आप बात कर सकते हैं, आप उस पर बात कीजिए। आप एक फोल्डिंग चारपाई लेकर आप असेंबली के अंदर जाएंगे तो जाहिर है स्पीकर तो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, उसने तो रोकना है, और जो अरकान ये कर रहे हैं और अगर स्पीकर ने उन पर पाबंदी लगाई है तो उन्हें उसका भी एहतराम करना चाहिए। जैसे कि यहाँ नेशनल असेंबली में भी स्पीकर साहब ने पाबंदी लगाई कुछ लोगों पर, तो क्या वो ज़बरदस्ती से ईवान के अंदर जाएं और इस तरीके से धौंस और ज़बरदस्ती आजमाएं? मैं समझती हूँ कि ये इंतहाई गैर मुनासिब है। इसका रिफ्लेक्शन कल फिर आप देखेंगे किस तरह, तो फिर जो इमरान खान साहब तकरीर करेंगे उसमें भी आएगा। लेकिन इसको इस पॉइंट को एक्सप्लेन कीजिएगा, ये क्या मतलब इसका रिफ्लेक्शन कल आएगा तकरीर में? जाहिर है जब हालात ख़राब किए जाएंगे और जैसे कि हुए, मैं आपने और हम सब ने देखा है कि किस कदर बुरे जो हैं मनाजिर कौमी असेंबली से गए हैं पूरे पाकिस्तान में। और वाकई ही ये बात एजाज चौधरी साहब ठीक कह रहे हैं कि मेंबरों को अगर तनकीद भी करनी है, अगर हूटिंग भी करनी है, उसकी कोई हद होती है, और बदतमीजी के भी हमें एक हदूद जो है और कयूद और एक दूसरे पर जो हम इख्तिलाफ करते हैं वो हमें लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। लेकिन ऐसा क्या वो हदूद पार की थी? अगर नून लीग ने क्या, जब वजीर खजाना अपनी तकरीर कर रहे थे, बजट की दस्तावेजात को पढ़ रहे थे, तो क्या नून लीग ने वो हदें पार नहीं की? देखिए, मैंने जो अफसोसनाक किसी की भी, इन सबकी हमारी माएँ सांझी होती हैं और हम सबको एक दूसरे का एहतराम एज कॉलीग्स भी, और हम सब पाकिस्तानी हैं, एक दूसरे की माओं को जो गालियां निकाली गई हैं वो सबसे अफसोसनाक और शर्मनाक चैप्टर है इस ऐवान की हिस्ट्री में।
अच्छा। और हुकूमत का एक एडिशनल फरीजा होता है, और वो ये होता है कि मामले को ठंडा रखना। हुकूमत का किसी दिन भी ये काम नहीं हुआ कि जल्दी के ऊपर जो है वो तेल डालें, अच्छा। और ये उनके अपने हक में नहीं होता। आप देखें कल ऐवान का क्या माहौल रहता है। उम्मीद है कि तकरीर आराम से सुन ली जाएगी, और उम्मीद ये करते हैं कि फिर उसका जो है एक अगर ये प्रेसिडेंट सेट होता है तो ये नहीं होगा कि खान साहब की तकरीर सुन ली जाए और बाकियों की तकरीर में लीडर ऑफ ऑपोजिशन को मारा जाए या उन पे किताबें फेंकी जाए। ऐसा नहीं होता है। तारिक अब साहब, मेरे पास तो इल्म नहीं है कि कल ये लोग मैं पूछ लेता हूँ जी तारिक साहब से, मैं पूछ लेता हूँ क्योंकि लेकिन जाहिर माहौल बात है तो खराब ऑपोजिशन लीडर तो इनके हैं, उनकी तरफ किताब फेंकी गई थी। तारिक साहब, कल वजीर आजम ने सबके हैं जी, सबके हैं जी बिल्कुल, कल वजीर आजम ने सर तकरीर करनी है, मुस्लिम लीग नून क्या इरादा रखती है? खामोशी से बैठेगी, एहतजाज करेगी, माहौल ठीक रहेगा कल? देखिए, इस पे हमारी आज अंदरूनी मुशावरत हुई है, मैं वहीं से उठ के आ रहा हूँ, और कल सुबह 11 बजे, और ये मैं एक्सक्लूसिव आपको खबर दे रहा हूँ, कल सुबह 11 बजे जॉइंट अपोजिशन की मीटिंग बुला ली गई है पार्लिमानी लीडरान की, और उसमें हिकमत अमली कल 11 बजे सेशन से बिल्कुल पहले, 11:30 सेशन है, तो 11 बजे वो हिकमत अमली तय कर ली जाएगी। मगर देखिए, अफसोस की बात यह है कि जो एक आम आदमी बेचारा जिसकी 15-20 हज़ार रुपया तनख्वाह है, कोई मजदूर है, कोई मेहनत कश है, कोई अनाज उगाता है, कोई अपनी मेहनत मजदूरी करता है, वो जब ये मनाजिर देखता है कि उसके घर में एक वक्त की रोटी है, वो अब 2 वक्त की रोटी वाला मामला निकल गया, बच्चों की फीसें देने से वो कासिर है, बिजली और गैस के बिल बड़ी मुश्किल अदा करता है, कर्जे पे कर्जा चढ़ गया, वो टीवी लगाता है मंसूर साहब तो आगे किताबें चल रही हैं और माँ बहन की गालियां चल रही हैं। तो ये मैं समझता हूं कि ये जमहूरियत के लिए, इस मुल्क में पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए ये जहर कातिल के बराबर है। और ये कल्चर आप देखें कि ये आए दिन और ये कल्चर प्रमोट किया गया है। तार साहब, माजरत के साथ, मैं अब मुझे बड़ा अजीब लगता है जब अपोजिशन के रहनुमाओं की जानिब से मैं इतना कंसर्न सुनता हूं कि जी आप लोगों को गरीबों के हवाले से इतना ख्याल है, या आप उनकी ज़िंदगी किस तरह गुजरी। सर, आप लोग बजट रोक नहीं सके, नंबर आपके पूरे हो नहीं सके, बुलंदोबांग दावे किए गए कि जनाब इस बजट को हम ये करेंगे, हम बजट मंजूर नहीं होने देंगे, हुकूमत को हम टफ टाइम देंगे। यू गाइस कुड नॉट डू एनीथिंग। ऑपोजिशन कुछ भी नहीं कर सकी सिवाय तकरीरों के, और कुछ भी नहीं कर सकी। आपकी तो आपस में जॉइंट कोई मैं बिल्कुल, देखिए बात यह है, जब यूसुफ रजा गिलानी साहब का इलेक्शन हुआ तो हमने इनके 10-12 लोग तोड़े, और इसी ऐवान में से तोड़े जहां आज बजट पास हुआ है जी। उसके बाद 4 दिन बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया वजीर नाम ने हाथ वजीर आजम ने, वो भी जिस तरह लिया वो सारों के सामने है, लोगों के घर के दरवाजे खटखटा के उनको वो क्लॉज दिखाया गया, डिफेक्शन क्लॉज। जहांगीर खान तरीन साहब वाला जो मामला है, देखिए ये सारे मामलात इंटरलिंक्ड है। मैं बिल्कुल आपसे हकीकत और सच बयान करूंगा, इसमें कोई लगी लिपटी नहीं है, इसमें कोई सियासत नहीं है। हमारा मेजॉरिटी जिन लोगों से राब्ता था वो सारों ने जहांगीर खान तरीन साहब का ग्रुप ज्वाइन किया और बजट पास कराने को मशरूत किया 2 चीजों से, वाजिद ज़िया की ट्रांसफर से नंबर 1, नंबर 2 डॉक्टर रिजवान को जो हमारा भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसको जीआईटी के हेड के तौर पे हटाने के हवाले से, नंबर 3 एफआईए की कोर्ट में ये स्टेटमेंट कि जी हमने इनको अरेस्ट नहीं करना, इनके चार्जेस सीरियस नहीं है। अच्छा, उसके बाद अब मामला बिल्कुल और तरफ चला गया, और जितने इनके मेंबरान हमारे साथ राब्ते में थे, जो करता धरता थे, आज भी मेरी 2-3 से मुलाकात हुई, हमारी बड़ी अच्छी आपस में 10 साल हमने गुजारे हैं, हमारी बड़ी अच्छी सलाम दुआ भी है, हमारी बड़ी अच्छी आपस में कोऑर्डिनेशन भी है। मगर आई थिंक अगर आप मेरे से हकीकत पूछें तो आज हम नंबर पूरे कर भी लेते तो बजट तो ये पास होना था। दैट वाज द एंड ऑफ इट। जब आप स्टेट के इदारों को, जैसे एफआईए है, तहकीकाती इदारों को बजट स्टेटमेंट, तार साहब मैं एक स्टेटमेंट देता हूं, मुझे बता दीजिए कि आप क्या ये कहना चाह रहे हैं। आई एम अज्यूमिंग जो आप बात कर रहे हैं वो ये है कि बेसिकली हुकूमत ने जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ एक डील की जिसमें उनके केसेस के हवाले से बैकफुट पे वो आए, और उसके बाद इस तरह उनके नंबर्स पूरे होकर बजट मंजूर हो गया। दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। 100% मैं ये बात कर रहा हूं। इजाज चौधरी साहब, ये बहुत सवेरे बात कर रहा हूं। इजाज चौधरी साहब, ये बहुत सवेरे एलिगेशन है सर। क्या जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ कोई डील की गई है इस सिलसिले में? मंसूर खान साहब, 2 बातें मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। पहली बात उसमें यह है कि आप अगर कौमी असेंबली की जिस रोज सबसे ज्यादा बदतमीजी हुई, और जिस रोज, यानी ये मैं सब मर्दों को कह रहा हूं, जब ये अपनी बहादुरी का ऐलान करते हैं ना तो माँ और बहन को गाली देते हैं, इतने बहादुर होते हैं। सही बात, सही। और फिर ये कहा जाता है कि ये हमारा कल्चर है।
उस दिन स्पीकर ने एक बात की थी कि हम आए, कमेटी बनाते हैं, पूरी असेंबली की कार्रवाई फुटेज मौजूद है और देख लेते हैं कि किसने क्या कारनामा सरंजाम दिया, किसने आगाज किया, किसने बाद में किया और क्या क्या कुछ किया। और उससे फिर अपोजिशन जो थी बिलखुसूस पीएमएलएन पीछे हट गई थी। ठीक है, मैंने ये समझा कि जो बुराई है उसका, यानी इसलिए कि उसके ऊपर मट्टी डाल दी जाए तो बुराई को फरोग नहीं मिलता। लेकिन अगर चाहे, आज भी मैं चैलेंज कर रहा हूं पीएमएलएन को कि अगर इनको अपनी हरकतों पे शर्म नहीं आई तो इनको चाहिए कि वो कमेटी जो तजवीज की गई थी उसको सामने ले आए। अच्छा, उसके बाद आपने कहा दूसरी बात, मैं आपसे अर्ज करता हूं, इस मुल्क के अंदर जो एहतसाब का निजाम है ना जी, तहरीक इंसाफ की टोटल फोकस इस बात के ऊपर है। अफसरान तो हर वक्त बदलते रहे हैं, आगे भी पीछे भी, और अदालतों से यानी बावजूद इसके कि आज भी एक अरबों रुपए वाला केस कराची से सामने आ गया, अकबर नामी आदमी का, जिसके अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं पैसे। ठीक है, बिल्कुल उसने बुनियान पहनी हुई थी, कपड़े भी पूरे नहीं पहने हुए थे, इतना गरीब आदमी है। चॉइस इसको कंटिन्यू, मैं सर वापस आ रहा हूं, मैं चॉइस आपके वापस आ रहे हैं, ब्रेक का कहा जा रहा है। अब मैं चाह रहा हूं ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप शेयर करने लगे, अरबों रुपए की करप्शन, कराची से बंदा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद पूरी कहानी सुनते हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एजाज चौधरी साहब, ब्रेक से पहले एक कहानी सुना रहे थे कराची से अरबों रुपए के हवाले से कि एक आदमी वहां पे गिरफ्तार भी हुआ है। चौधरी साहब, आप बात अपनी प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि उसके यानी बिल्कुल ही एक गरीब आदमी है जो उसके हालात रिपोर्ट हुए हैं, उसके अकाउंट में भी अरबों रुपया निकल आया। अच्छा। यहाँ लाहौर में पूरी शहबाज शरीफ की फैमिली जो है, अरबा रुपया की मनी लॉन्ड्रिंग है। वो कहते हैं ये इसके अकाउंट में पैसे यहां से यहां, हमें नहीं पता। हाँ। यानी मुझे आप बताइए कि इस पे क्या कहा जाए कि इस मुल्क के अंदर जो हुक्मरान हैं वो किस तरह इस मुल्क का खिलवाड़ करते रहे। और आपने बात की है जहांगीर तरीन की, अताउल्ला ने, कारट साहब ने, मैं आपसे अर्ज करता हूं किसी दर्जे का कोई कॉम्प्रोमाइज, इनको मेरे साथ खड़ा होना चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, कोई इंसाफ से नहीं भागने देंगे। और इंशाअल्लाह ताला मंसूर अली खान, आप मुझे जानते हैं, मैं कभी भी इस बात पे खामोशी इख्तियार नहीं करूंगा। मैं पीटीआई का सेनेटर हूं, ऐवान बाला के अंदर इस बात को उठाऊंगा किसी दर्जे में भी अगर मुझे ये समझ आ गई कि ये कोई कॉम्प्रोमाइज या किसी को, या मेरी बात रिकॉर्ड पे रख लें। सर, मैं इस वक्त हमारे साथ सीनियर तज्जिया कर एंकर पर्सन जावेद चौधरी, मैं आ रहा हूं सर, जावेद चौधरी साहब सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद चौधरी साहब, सर ये बजट के हवाले से मैं जरा ओवरऑल जरा जो सियासी माहौल है उसके बारे में बात करना चाहूंगा कि ये कहा जा रहा था जी बजट मंजूर नहीं हो पाएगा, जहांगीर तरीन ग्रुप जो है अपना रोल ना अदा कर दे, बजट भी पास हो गया, उसके बाद हुकूमत के जाने की बड़ी डेटें दी जाती रही, ऑपोजिशन बार बार जो है वो मुख्तलिफ तारीखें देती है, ये सब कुछ हो गया सर। अब आपके ख्याल में सारी चीज के बाद अब आने वाला वक्त जो है वो हुकूमत के लिए आसान हो जाएगा, मजीद इनके पांव जो है वो पक्के हो जाएंगे, या आगे किस तरह देख रहे हैं आप मामले को? जी मंसूर साहब, मैं बात करता हूँ, लेकिन वो मेरे ख्याल है एजाज साहब की बात दरमियान में रहेगी, अगर उनकी बात मुकम्मल कर लें तो मैं डेफिनेटली। एजाज साहब, आपकी सर बात होगी कंप्लीट? इजाजत है, मैं जावेद चौधरी साहब के पास चला जाऊं? सर मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, मैंने एक फिक्रा आपसे उधार मांगा था कि पाकिस्तान FATF में फंसा हुआ है एक नुक्ते के ऊपर। अच्छा। और वो नुक्ता है मनी लॉन्ड्रिंग का। ठीक है सर, ठीक है ना, कुछ सियासत भी शायद उसमें दाखिल हो गई है, और ये मनी लॉन्ड्रर हमारे मुल्क के साबिक हुक्मरान है सारे, जिनको पता ही नहीं है कि अरबों रुपया उनके अकाउंट्स में कैसे आ गया है। ठीक है सर, ये असल मैं समझ गया सर। मैं कोई भी हो, ये एक मिनट आप नहीं पूरी समझे, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, किसी को माफ नहीं किया जाना चाहिए इस अकाउंट के ऊपर। ठीक है जावेद चौधरी साहब, सर माय क्वेश्चन सर। जी सर, इस तरह है कि अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान एक बैकडोर इनके डिप्लोमेसी हुई है, एक राब्ते हुए हैं, और उन राब्तों की वजह से आज ये बजट पास हो गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एक मुतालबा ये था कि खुर्शीद शाह साहब के लिए प्रोडक्शन आर्डर जारी किया जाए। जाहिर है उनका प्रोडक्शन आर्डर जारी हुआ और आज वो ईमान के अंदर लाए, और इस वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी थोड़ी सी सपोर्ट की, और किसी जगह पे आज प्रोटेस्ट उन्होंने कौमी असेंबली के अंदर नहीं किया। ठीक है सर। सेम इसी तरह मियां शहबाज शरीफ साहब और अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर के बारे में
ये फैसला हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को पूरी तकरीर करने का मौका दिया जाएगा और उसके बाद दूसरी तरफ से मियां शहबाज शरीफ साहब को भी पूरा मौका दिया जाएगा तकरीर करने का। तो एक समझौता बैक तौर पे हुआ है और ये मेरा ख्याल है अच्छी बात है, ये होना चाहिए था, जिसकी वजह से जरा माहौल थोड़ा सा बेहतर होगा ताकि एक प्रोडक्टिव बात हो सके। और आने वाले दिनों में गवर्नमेंट और अपोजिशन इकट्ठी बैठेगी भी, आपको बैठती हुई नजर भी आएगी। 3 बड़े इश्यूज हैं जिन पे गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों बैठेंगे और मेजर सोल्यूशन निकालेंगे। एक तो ये अफगानिस्तान की सूरत हाल जो है उसके ऊपर, और उसकी वजह से ज़ाहिर है इसके अंदर भी फंसे हुए हम, उस पर भी 1 जुलाई के बाद इनकी बहुत ज्यादा मुलाकातें और एक मुत्तफिका लाए किया जाएगा कौमी असम्बली के अंदर और सेनेट के अंदर, और उसको फिर सारी पार्टीज उसके साथ इत्तफाक करेंगी। ठीक है। दूसरा जो मेन चीज है वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है, उसका भी एक सोल्यूशन, और उस पर जो अपोजिशन के मुतालबात हैं वो गवर्नमेंट ने उस पर ग्रीन सिग्नल उनको दे दिया और गवर्नमेंट वो मान लेगी और उसके बाद उसके अंदर भी बहुत से सोल्यूशन निकाल लिए जाएंगे। तीसरा जुडिशल रिफॉर्म्स हैं, जुडिशल रिफॉर्म्स के बारे में भी गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों इकट्ठी बैठ जाएंगे इस पे। तो एक बैकडोर एक मामला हुए हैं जिसकी वजह से अब गवर्नमेंट और अपोजिशन थोड़ी सी कंफर्टेबल है। और बाकी रहा इसका ये बजट का, तो बजट में इशू ये है कि तवक्कुआत इतनी बड़ी गवर्नमेंट ने रख ली हैं कि अपोजिशन का ख्याल ये है कि ये खुद अपनी तवक्कुआत में फंसते चले जाएंगे, लिहाजा इनको इनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि ज़ाहिर है ऐसे अगर प्रोटेस्ट करती भी अपोजिशन तो उसके पास इतने मेंबर्स नहीं थे कि बजट को रोक सकते, और गवर्नमेंट के पास ज़ाहिर अक्सरियत है, 178 उनके, आज 172 कौमी असम्बली में हाजिर भी हो गए थे, और जो अपोजिशन है उसके पास 163 मेंबर्स हैं, सारे भी आ जाते तब भी गवर्नमेंट के पास बहुत बड़ा एक लीवरेज था कि जिसमें वो अपना बजट पास करवा लेती। तो पाकिस्तान में बजट हर पास होता रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में बजट पास होते हैं, बजट के बगैर तो मुल्क चल ही नहीं सकते। अल्टीमेटली इसमें भी पास हो जाना था। मेरा ख्याल है अपोजिशन इस पे ज्यादा बयानबाजी कर गई जो इसको नहीं करनी चाहिए थी। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका चौधरी साहब। अताउल्लाह तारिर साहब, ये सर सारी गुफ्तगू आपने सुनी, मेरा असल नुक्ता ये था कि सर आप लोग बैकडोर डीले कर लेते हैं, मुज़ाकरात कर लेते हैं, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट ये शो करते हैं कि जनाब हम बड़ी मुखालफत कर रहे हैं और हमने छोड़ना नहीं है, ये बजट पास नहीं होने देना। सर आप लोगों की पीछे पीछे तो हुकूमत के साथ डीले होती हैं सारी इन मामलों की। बजट के पास होने से या बजट के पास करवाने के हवाले से ना कोई डील थी, ना इस हवाले से कोई बातचीत हुई। आज भी जब वोट चैलेंज किए गए तो वो काउंट हुए तो पता लगा ना कितने वोट हैं, वरना द आइज हैव इट या द नोज हैव इट होता है। तो आज काउंट क्यों करवाया गया? काउंट इसीलिए करवाया गया कि हमने वोट चैलेंज किया था। तो मैं नहीं समझता कि इस बात में बसद एहतराम जावेद चौधरी साहब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है और उनका ओपिनियन एक वेटेज रखता है, बट जिस दिन शहबाज शरीफ साहब की तकरीर ऐवान के अंदर हुई थी तो उस दिन स्पीकर साहब ने जरूर इस मामले पे सालसी की कि जी अब बदतमीजी नहीं होगी, और मेरा ख्याल है दोनों साइडों को तकरीर जरूर दोनों साइडों की सुननी चाहिए। इस हद तक जरूर उस वक्त एक बातचीत हुई थी और उसको इंश्योर किया गया। आपको याद होगा कि असद उमर साहब ने और परवेज खटक साहब ने अली अमीन गंडापुर और मुराद सईद साहब को उस वक्त ऐवान से बाहर जाने का कहा, और आमिर डोगर साहब ने भी सिचुएशन को ठंडा किया, क्योंकि 5-6 दिन बहुत बदतमीजी और बदतहजीबी की इंतहा हो गई थी। वो जरूर उस वक्त इस हद तक था, मगर बजट को पास कराने के हवाले से ना कोई डील है, ना हुई थी, ना कोई बातचीत हुई थी। एजाज चौधरी साहब ने थोड़ी सी ये मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बात की, तो देखिए बात यह है कि 3 साल से 3.5 साल से तोता मैना की कहानी, कभी एक को पकड़ लो कभी दूसरे को पकड़ लो, एक धेले का करप्शन का सबूत ना अदालतों में पेश किया है ना कहीं और पेश किया गया है। तो ये नैरेटिव अब पुराना हो गया, और ये जो FIA का नया केस बनाया गया ये इसलिए बनाया गया कि अगले 1.5 साल इलेक्शन तक इस मामले को जिंदा रखना है कि जी करप्शन हुई थी, फलां हुआ था। और एक हमजा शहबाज साहब के नाम से जाली बयान मंसूब करके चैनल पे चलवाया गया। मैंने फिर उसकी तरदीद की, क्योंकि इस केस में और नैब के केस में कोई फर्क नहीं है। नैब में क्योंकि हाईकोर्ट ने कह दिया करप्शन नहीं है, अब ये FIA जो इनका मतहत इदारा है, शेख रशीद जिसका मिनिस्टर है, मतलब वो क्या इदारा है FIA, उसको अब इस्तेमाल किया जा रहा है कि जी अब इनको जो है मड स्लिंगिंग करो। और एजाज चौधरी साहब अगर वाने वाला में मामला उठा सकें तो वो आमिर कियानी की दवाइयों के गबन का LNG 122 अरब की ब्रेक के बाद जल्दी वापस आते हैं हमारे साथ। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे कि आज शहबाज शरीफ साहब असेंबली के अंदर मौजूद नहीं थे। अताउल्लाह तारिर साहब ने यह फरमाया कि उनकी क्योंकि फैमिली के अंदर एक डेथ हो गई थी जिसकी वजह से वो नहीं आज आ सके। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले
जो सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल साहब, उन्होंने एक बयान दिया है और परवेशा साहिबा द क्वेश्चन इज टुवर्ड्स यू। उन्होंने कहा है जी पीपल्स पार्टी हमसे शरारत कर रही है, पीपल्स पार्टी फाइनेंस बिल पर हमसे शरारत कर रही है, बिलावल का बयान गैर जिम्मेदाराना है, मैं पीपल्स पार्टी के रवैये की मजम्मत करता हूँ, पीपल्स पार्टी और पीटीआई शहबाज शरीफ के खिलाफ एक ही जबान बोल रही है। दिस थिंग इज गेटिंग क्वाइट सीरियस परवेशा साहिबा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, मुस्लिम लीग नून आप लोगों के बयानात के हवाले से बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। देखिए, उनका हक है कि कोई भी बयान दे सकते हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा एक खाना था जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शिरकत की, शहबाज शरीफ साहब का खाना था, और उसके बाद भी इसी किस्म के बयान आए और शायद उसमें एहसन इकबाल साहब ने भी बयान दिया था। लिहाजा वो कुछ भी कह सकते हैं। और ये भी एक हकीकत है कि जाहिर है इनके घर में मातम हुआ है, तो शहबाज शरीफ साहब को होना, अब मुझे इल्म नहीं किस दिन है, आई जस्ट सॉ द न्यूज़, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन शायद 2-3 दिन हो गए। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि शहबाज शरीफ साहब इस मुल्क की 22 करोड़ आवाम को एज ऑपोजिशन लीडर हाउस में रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, चलें, ये मुझे इल्म नहीं है, मैंने पढ़ा था, मुझे अब याद नहीं कि किस दिन हुई है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि अगर वो ना आ सकें तो उनके जो मेंबरान हैं, जैसे हम सब पर बड़ा दबाव था, हालांकि मैं तो खैर नेशनल असेंबली में नहीं हूँ, लेकिन तमाम मेंबरान पर दबाव था कि अपनी जो है हाजिरी को यकीनी बनाएं। और चलें, बजट तो पास हो जाना था क्योंकि अददी अक्सरियत जो है वो नजर नहीं आ रही थी ओपोजिशन के पास, लेकिन हमारा वहाँ खड़े होना और जितने हम थे अपनी कैपेसिटी में वहाँ मौजूद होना, वो एक बहुत सीरियसनेस की निशानदही करती और बताती लोगों को, आवाम को। अभी आपकी स्क्रीन पर ही मैं देख रही हूँ एज वी टॉक कि कल से शायद 6 रुपए पेट्रोल और 3 रुपए डीजल बढ़ है। अब बताइए, मैंने कहा कि महंगाई का तूफान आएगा, तो ये मैंने कोई शायद गलत बात इतनी नहीं की। कल से जब 6 रुपए पर लीटर पेट्रोल बढ़ेगा तो ये तो बिल्कुल बेसिक 101 इकोनॉमिक्स है कि हर चीज बढ़ेगी। और दूसरी बात ये है कि अब ये जो भी अभी मैंने तबसरा सुना जावेद चौधरी साहब का, देखिए बात यह है कि खुर्शीद शाह साहब जो है वो एक ऐसे केस हैं जिनके साथ बहुत ज्यादती हुई है और प्रोडक्शन ऑर्डर उनका हक है। आज 2 साल से खुर्शीद शाह साहब जो हैं वो ज़ेरे हिरासत है, न सिर्फ वो बल्कि अब उनके बेटे को भी ज़ेरे हिरासत ले लिया गया, वो भी कराची में जेल में है। लिहाजा उनकी तमाम फैमिली को आपने देखा किस तरीके से वो पिलर से पोस्ट पे भाग रहे थे, सुप्रीम कोर्ट तक आए और उनकी बेगमात को भी बुलाया गया, सब आए। लिहाजा खुर्शीद शाह साहब का हक था, प्रोडक्शन ऑर्डर उन पे एहसान नहीं था और कल शायद वो वापस चले जाएंगे। लिहाजा कोई 24 घंटे के लिए हमें किसी बात पर खुर्शीद शाह साहब को यहाँ आने से क्या फ़र्क पड़ा था। 24 घंटे के लिए वो आए हैं, कल रात को वो आए हैं, मेरी भी उनसे मुलाकात हुई, आज जो है शायद वो वापस चले जाए। एजाज चौधरी साहब, लिहाजा ये जी एजाज चौधरी साहब, ये जो बात है, बात तो ये कि जो 4 पॉइंट जावेद चौधरी साहब ने कहे हैं, अगर ये किसी बैक चैनल डिप्लोमेसी से हुए हैं तो मैं तो खैर मकदम करता हूं। मेरा सवाल अगर इलेक्शन रिफॉर्म यानी रिफॉर्म्स के ऊपर, जुडिशल रिफॉर्म्स के ऊपर या नेशनल सिक्योरिटी, पाकिस्तान की सलामती के ऊपर अगर कोई बात हो गई है तो मैं समझता हूँ, मैं खैर मकदम करता हूँ इसका। और ये अपोजिशन अगर मिलकर इसके ऊपर बात कर रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। यानी वजीर आजम की भी तकरीर सुननी चाहिए इत्मीनान से, अपोजिशन लीडर की भी तकरीर सुननी चाहिए इत्मीनान से। दूसरा बात मैं अताउल्लाह तारड़ साहब को बता दूं, ये हमजा साहब की बड़ी वकालत कर रहे थे। हमजा साहब ने बच्चों के एक स्कूल में ये कहा था कि बच्चों फिक्र न करें, करप्शन होती है। यानी आप बताइए मुझे प्राइमरी स्कूल के बच्चों को क्या दर्स दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा इनको मैं बता दूं, 8 करोड़ रुपया नैब, 8 करोड़ रुपया ये स्कूल का नाम बता दें। 8 करोड़ रुपया नैब। एजाज चौधरी साहब, अताउल्लाह तारड़ साहब और सेनेटर परवेशा खान साहिबा। नाज़रीन, कल दोबारा मुलाकात होगी एक ब्रेक के बाद। आप देख सकेंगे एक्सप्रेस हेडलाइंस, देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।